हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन स्टडी पॉइंट। हम लोगों ने भारत संविधान का विकास देख रहे थे। हम लोगों ने 1919 तक का देखा था। अब हम लोग 1935 देखेंगे, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी होंगी या जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको मैं बताता चलूँगा। आप उसे नोट डाउन करते चलिए। अगर आपने पढ़ा है तो आपका एक तरह से रिविजन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा कितने वर्ष बाद की जाएगी? 10 वर्ष बाद। ठीक है, कितने वर्ष बाद का टाइम दिया गया था? 10 वर्ष बाद के टाइम दिया गया था। ठीक है, आयोग गठित किया जाए, किंतु दैव शासन की असफलता और भारतीयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनजर 10 वर्ष के पूर्व ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है, नवंबर 1927। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद होना चाहिए। कौन थे हेड? सर जॉन साइमन। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा साइमन कमीशन कब बनाया गया, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, और वहाँ से क्वेश्चंस भी आते रहते हैं हमेशा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कीजिएगा। 8 नवंबर 1927, ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि 8 नवंबर 1927, इसे याद कर लीजिएगा। 1927 यहाँ एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपको जब मिलान करने के लिए देता है ABCD, और जब मिलान करने के लिए देता है तो इस तरह के डेट आपको याद होनी चाहिए कि नवंबर में कौन कौन सी घटनाएं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके सदस्य कौन कौन थे? इन 7 सदस्यों के नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा कौन कौन इसके सदस्य थे। कौन थे? लॉर्ड बर्न, एडवर्ड के डागान, ठीक है, बर्नम, हर्मशान, CR एटली, GR लैंडफॉक्स एंड कौन थे? हेमल कोना। आयोग के सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे, और अतः इसे श्वेत आयोग की संज्ञा दी गई केस अभी से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये जो आयोग था, इसे अच्छे से बात को समझिएगा, जो आयोग था ये किसकी समीक्षा करने के लिए आता? भारत में। ठीक है, भारत द्वैध शासन की समीक्षा करना था कि भारतीयों को स्वतंत्रता दी जाए या नहीं दी जाए। ठीक है, यानी इन्हें और ज़्यादा जो इनकी मांगे हैं उनकी मांगों को पूरी की जाए कि नहीं की जाए। तो जो द्वैध शासन था जो 1919 में लगाया गया था, उसी की जांच करने के लिए। तो जब ये इसमें कोई भारतीय नहीं था तो कैसे ये पता चलेगा कि कैसे ये आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे शासन सही से चल रहा है या नहीं? ठीक है, यानी अगर जहाँ पे कोई गलत हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, तो अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, तो अगर उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों को अगर उसमें शामिल नहीं किया जाए, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्या बता सकता है कि उत्तर प्रदेश में क्या प्रॉब्लम है? ठीक इसी तरीके से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यानी अंग्रेजों को ये कैसे पता कि भारतीयों के लिए जो स्वतंत्रता दी गई थी 1919 में द्वैध शासन प्रणाली क्या सही से काम किया नहीं। और दूसरी बात, इन्होंने समय से पहले क्या कर दिया? साइमन कमीशन बना दिया, यानी आना था 10 साल बाद, लेकिन आ गया उसके पहले। तो ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, यानी आनी चाहिए थे उसको 1929 में, लेकिन उसके पहले आ गया। तो पहले भी मेंटली उसे ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं थे, उसमें भी केवल क्या हो गए? अंग्रेज हो गए। तो कई बार ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत आयोग क्यों संज्ञा दी गई? क्योंकि इसमें सभी सभी क्या थे? अंग्रेज थे, इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय को आयोग में शामिल न किए जाने के कारण उसका व्यापक विरोध हुआ? ठीक है, किसी भी भारतीय को क्या हुआ? आयोग में शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण इसका क्या हुआ? व्यापक रूप से इसका विरोध किया गया। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 अध्यक्ष MA अंसारी ने आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया। 3 फरवरी 1928 को आयोग मुंबई पहुंचा तथा 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ये दोनों डेट याद रखिएगा। देखिए 1927 से बनाया गया, ठीक है, मुंबई कब पहुंचता है? तो 3 फरवरी 1928। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। आयोग के विरोध के बावजूद उसकी अनेक बातों को भारत सरकार ने अधिनियम 1935 में स्थान दिया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेम ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? चुनौती दिया कि भारतीय एक ऐसा मसौदा तैयार करें जिसपे सभी के सभी भारतीयों का क्या हो, उसमें वर्णन हो, और जो सभी के सभी चाहते हैं उनका उल्लेख हो। ठीक है, इस तरीके से जैसे कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति गठित किया। याद रखिएगा, नेहरू समिति 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कई बार ये पूछा था नेहरू जो थे, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया? सिंपल सा डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन बनाया जाता है आपके एग्जाम में कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था। तो नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था?
तो 10 अगस्त 1928। देख रहे हैं 1927 1928, ठीक है। अपनी ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। आगे देखते हैं इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी। औपनिवेशिक स्वराज, केंद्र में पूर्ण स्वायत्तदायी शासन, प्रांतीय स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना, देशी रियासतों की केंद्र के अधीन लाया जाना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति, जैसे हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाइयों तक इन्होंने बढ़ा दिया था। 1909 आप लोगों को मैंने मार्लोमेंट सुधार बनाया था जहाँ पे सांप्रदायिकता के आधार पर काम किया गया था, ठीक है। मौलिक अधिकार याद रखिएगा, यह मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा था, मैंने ऑलरेडी टिक किया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग, ठीक है, 29 मार्च 1929 को पेश किया। अभी ये ध्यान देने वाली बात है कि साइमन कमीशन 27 में आया, 28 में नेहरू जी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और फिर जिन्ना भी 14 सूत्री मांग का प्रस्तुत करते हैं 1929 में। देखिए डेट याद करना है, अगर आप उत्तर प्रदेश में या बिहार या किसी पीसीएस एग्जाम में अगर आप देते हैं एग्जाम में, तो आपको डेट के ऊपर फोकस थोड़ा सा होना चाहिए क्योंकि डेट से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो याद रखिएगा 14 सूत्री मांग किसने प्रस्तुत किया नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, तो जिन्ना ने, ठीक है। कब, तो 29 मार्च 1929 को। इसके पश्चात ब्रिटेन में 1930 में प्रथम, 1931 में द्वितीय तथा 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों पॉइंट पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ जो फेवरेट क्वेश्चन आता है कि किसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था और कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों में हिस्सा लिए थे, ठीक है। तो चलिए आप लोग बताइएगा क्वेश्चन कि गांधी जी ने किसमें हिस्सा लिया था और कौन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तीनों में हिस्से लिए थे गोलमेज सम्मेलन में। तो याद रखिए कब, तो क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुआ कब, 1930 में, ठीक है, प्रथम, 1931 में द्वितीय और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा डेट, आपको डेट अच्छे से याद होना चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस ये जो पार्ट सेकेंड होगा, ठीक है, पार्ट 1 मैंने पहले पढ़ा दिया था, यानी 1773 से लेके और 1919 तक का, ये 1935 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस जस्ट सेकेंड पार्ट जैसे संवैधानिक विकास का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कल मैं आप लोग को 100 क्वेश्चन संवैधानिक विकास से रिलेटेड कराऊंगा। 100+ क्वेश्चन हो सकते हैं, 100 से कम नहीं होंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अतः ब्रिटिश सरकार ने 1933 में श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत किया, जिस पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिन लिथरगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया गया। तो क्वेश्चन अगर पूछे संयुक्त समिति, ठीक है, श्वेत पत्र जब आया, ठीक है, सरकार के द्वारा लाया गया, तो नए संविधान की रूपरेखा के लिए विचार करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो संयुक्त समिति का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड लिन लिथरगो, ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। आइए आगे बढ़ते हैं। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार विधेयक संसद के पास होने के बाद 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बना, याद रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में यह अंतिम तथा सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था, जिसमें कुल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ, 14 भाग थे। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। और ये जो आप स्टार लगा के जो देख रहे हैं, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अधिनियम पर भारतीय जो संविधान है सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो आपको एकदम याद होना चाहिए 1935, एटलीस्ट आप 1935 याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके प्रमुख उपबंध क्या थे, और जितने उपबंध किए गए हैं उससे हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम हो या अदर स्टेट बेसिस के एग्जाम हो या उससे लोअर लेवल का या एसएससी कोई भी एग्जाम हो, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, तो नोट डाउन करते चलिएगा जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अधिनियम के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नरों तथा देशी रियासतों से मिलकर होना था, जो स्वेच्छा से इसमें शामिल हो, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या हो, स्वेच्छा से जो शामिल हो। ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना आवश्यक था, किंतु देशी रियासतों को संघ में शामिल होना स्वैच्छिक था। देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई, अतः यह प्रस्ताव मूर्त रूप न ले सका। यद्यपि अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ सका, किंतु 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वतंत्रता लागू कर दी गई। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि प्रांतीय स्वतंत्रता कब लागू की गई, तो 1937 में। और किस अधिनियम द्वारा या किस सन में, तो भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि किस ईयर में या किस अधिनियम के द्वारा, तो आपको याद होना चाहिए, दोनों बातें अलग अलग है, ठीक है। कब लागू हुआ, तो 1930 पूछेगा कब लागू हुआ, तो आपको याद रखना है 1937 में, ठीक है।
किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्र में दैव शासन। अब देखिए पहले प्रांत में दैव शासन था, अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन बदलता है और यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ केंद्र में दैव शासन, पहले हम लोगों ने प्रांतों में दैव शासन पढ़ा था। अब प्रांतों में दैव शासन के जो प्रवर्तक थे या जन्मदाता थे वो कौन थे? लियोनस कार्टियस। मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसे आके जाके एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो 1919 का अधिनियम द्वारा प्रांत में स्थापित दैव शासन इस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा इसे केंद्र में लागू किया गया। देखिए आइए में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक इंजाम में लगभग 10 से 10 इंजाम होते हैं, तो 7 इंजाम में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि 1919 में क्या किया जाता है, जो स्थापित होता है प्रांतों में दैव शासन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इस वाले वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, प्रांत। ठीक है, अब वो कहाँ पे आ गया? अब केंद्र में लाया गया कब? 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत। बस ये 2 पॉइंट आप अगर याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इस उद्देश्य से केंद्रीय शासन के विषयों को रक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में वर्गीकृत किया गया। रक्षित विषय थे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता है तथा अन्य कार्यों के लिए भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। हस्तांतरित विषयों पर शासन जो प्रशासन था गवर्नर जनरल अपनी मंत्री परिषद की सहायता से करता था, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी। इस प्रकार केंद्रीय कार्यकारिणी के 2 भाग थे, गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद, गवर्नर जनरल एवं मंत्री परिषद। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं थी। मेन जो आपको पॉइंट था मैंने बता दिया, जो यहाँ तक आपको याद करना पड़ेगा। और आप यहाँ तक याद करेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कई लोग कन्फ्यूज होते हैं, क्यों? तो देखिए पहले प्रांतों में जो दैव शासन था अब कहाँ पे आ गया? केंद्र में आ गया। तो प्रांत क्या आ गया? स्वायत्त हो गए। तो प्रांतों में स्वायत्त शासन की व्यवस्था इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। विधि निर्माण हेतु वर्गीकृत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में से प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अत्यंतिक अधिकार प्रांतों को दिया गया। यानी अब क्या हो गया, जो प्रांतीय विषय थे उस पर विधि बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया? प्रांतों को दे दिया गया तथा उस पर से केंद्र का नियंत्रण क्या हो जाता है? समाप्त कर दिया गया। अब प्रांतों के गवर्नर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, न कि गवर्नर जनरल के अधीन। ठीक है, तो प्रांत के गवर्नर ब्रिटिश सरकार क्या थे? प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे, न कि गवर्नर जनरल के अधीन। तो ये बात याद रखिएगा। प्रांतीय स्वायत्तता कब मिली, किस शासन अधिनियम के तहत मिली? ये दोनों चीज़ें आपको मैं क्वेश्चन में भी कराऊंगा, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन मैं आप लोग यहाँ से बना के दूंगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग याद कर लेंगे। संघीय न्यायालय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थित है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। ठीक है, इनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। याद रखिएगा इसकी नियुक्ति। अच्छा, वर्तमान में बताइएगा कितने कुल मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। इसके निर्णय के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। 1 अक्टूबर 1937 से यह न्यायालय कार्यरत हो गया। इसे प्रारंभिक अपीलीय न्यायालय एवं परामर्शदायी क्षेत्राधिकार प्राप्त था। ठीक है, यानी एडवाइजरी। तो 2 चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट, अगर वनडे एग्जाम में अगर आप बात करेंगे यहाँ से सिर्फ एक ही पूछा जाता है कि कब बना। ठीक है, तो 1937। आपको बस ये 1937 वर्ड आपको याद रखना है कि संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया, अब कहाँ पे बना, तो दिल्ली, और कहाँ पे? 1937 किस सन में। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर मैरिस वेयर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग को याद होना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अन्य 2 भारतीय थे। प्रथम थे जस्टिस SR जैकब एवं दूसरा थे जस्टिस SN सुल्तान। शक्तियों का विभाजन 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र। ठीक है, शक्तियों का विभाजन देखिए, केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। एक संघ सूची विषय, ठीक है, एक प्रांतीय, ठीक है, एक समवर्ती, जो आज भी है वर्तमान में। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पर किसका पड़ा था? भारत शासन अधिनियम 1935 का। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आज भी आप पढ़ते होंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, यहाँ प्रांतीय की जगह आपने संविधान में राज्य सूची का विषय पढ़ने लगे हैं। ठीक है, कितने विषय हैं, विषय ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन अब शक्तियों का विभाजन करना पड़ा। क्यों?
क्योंकि देखिए अब जब प्रांत को स्वतंत्रता दे दी गई कानून बनाने का और केंद्र अलग कानून बनाएगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें कन्फ्लिक्ट होगी। मान लीजिए राज्य भी कानून बनाया और केंद्र भी कानून बना दिया सेम सेम विषय पे, तो प्रॉब्लम खड़ी हुई। तो कौन किस पे कानून बनाएगा और किसका कानून कैसे चलेगा, इसका क्या किया गया यहाँ पे वर्णन किया गया। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे, देखिए संघ सूची, मान लीजिए प्रांतीय समर्थित समर्थित सूची पे संघ और प्रांत दोनों कानून बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बात को मैं समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो समवर्ती सूची होता है उस पर संघ भी कानून बना सकता है और प्रांत भी कानून बना सकता है, ठीक है। एक अगर प्रांतीय सूची पे अगर प्रांत कानून बना लेता है और एक से ज़्यादा राज्य उस पर कानून उस तरह से बनाते चले जाते हैं और उसी से मिलता जुलता कानून अगर कौन बना दे, संघ बना दे, ठीक है। प्रांत ने अगर एक कानून बनाया उसी से मिलता जुलता कानून क्या कर दे, संघ बना दे, तो प्रांत का जो कानून है वो डिमोलिश हो जाएगा और संघ का यानी केंद्र का जो कानून होता है वो लागू हो जाता है। वर्तमान में ये कंडीशन है, ठीक है। इसे अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आता है तो समझिएगा, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। अच्छा बताइएगा, यहाँ से आपको लिए क्वेश्चन है कि इसका किस अनुसूची में वर्णन है। क्वेश्चन आपका यहाँ से रहेगा, इसका किस अनुसूची में वर्णन है। कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर पूरा वीडियो का अच्छे से देखेंगे तो आई होप आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देंगे, चाहे किसी भी प्रकार के एग्जाम देंगे, कोई भी पेपर देंगे, मैं बता रहा हूँ अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप 9 से 9 क्वेश्चन तो करके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा वैल्यूएबल लग रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 6 प्रांतों तथा बिहार, जो 6 प्रांत है बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, मुंबई या मद्रास में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। उच्च सदन विधान परिषद एवं अस्थायी सदन था तथा निम्न सदन को विधानसभा, जो वर्तमान में भी है। वर्तमान में इसी तरह की कंडीशन वर्तमान में यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, बट ठीक यही कंडीशन अभी भी है, ठीक है। विधानसभा क्या होता है, निम्न सदन होता है। विधान परिषद अस्थायी सदन होता है, यानी विधानसभा क्या होता है 5 साल, अब 5 साल बाद अभी भी अपने यहाँ जैसे अगर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है, तो विधानसभा का चुनाव हो रहा है। विधान परिषद अगर जहाँ पे होता है तो विधान परिषद का हुआ, या तो उसको बनाया जा सकता है, आर्टिकल 169 के तहत आप उसे बना सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ थोड़ा सा एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है, आर्टिकल 169 में इसका वर्णन है, ठीक है, समझिएगा। इसे मैं आगे से आगे बताऊंगा, बस यहाँ पर बात थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ क्यों कहा जाता है कि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा और क्यों 1935 से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम में, उसके रीजन्स मैं आपको बता रहा हूँ। यह बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इस अध्ययन भारत परिषद का अंत कर दिया गया, ठीक है। भारत परिषद जो था उसका अंत हो गया। 1937 का विधानसभा चुनाव इस अधिनियम को लागू होने के परिणाम स्वरूप हुआ, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत उड़ीसा एवं सिंध का निर्माण हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ हिस्ट्री से रिलेटेड भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस किताब में, ठीक है, इस बुक में। आइए आगे बढ़ते हैं। 1935 ईस्वी के एक के द्वारा प्रांतों ने, जो प्रांत थे, प्रांतों में स्वशासन और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की। हम लोगों पर पढ़ लिया। पहली बार संपूर्ण भारत के लिए संघ शासन की स्थापना, जिसमें भारतीय नरेशों के राज्य सम्मिलित थे, एवं संघीय न्यायालय की स्थापना, द्विसदनीय प्रणाली आदि की स्थापना की। परंतु इसमें अनेक दोष थे। वास्तविकता में व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। इसी प्रकार भारतीय मंत्री, गवर्नर जनरल, गवर्नर के विशेषाधिकारों के कारण असक्त थे। तो ये सारी बातें ठीक, जो कमियां थी, यहाँ से आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो इसको ज़्यादा ध्यान देने वाली बात, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने अभी आपको बता दी, ठीक है। आइए और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं हम लोग इसी में, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था। प्रस्तावना विहीन भारत शासन अधिनियम 1935, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना इसमें जोड़ दी गई, ठीक है। याद रखिए प्रस्तावना विहीन कौन था, तो 1935 भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट देते हैं, भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था। संघीय यानी केंद्र में, तो देखिए केंद्र में कब था, भारत शासन 1935, ठीक है। भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकी, क्योंकि देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं थी, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया। देखिए मैंने बोला था ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको मैंने क्लियर भी किया हुआ है पढ़ते हुए, यहाँ पर आप लोग देख भी लीजिए। तो केंद्र द्वैध शासन जो व्यवस्था थी किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ये ध्यान दीजिएगा। और जो प्रांत में था तो 1919। कई बार देखिए दो तीन चीज़ें तो हमेशा आपकी एग्जाम में मिलेंगी।
1909, 1919, 1935, 3 चीज़ें तो हमेशा आपके एग्जाम में रहेंगी, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो प्रांतों में कैसे? प्रांतों को स्वायत्त कर दिया, क्योंकि वहाँ से केंद्र जो वहाँ पे जो प्रांतीय शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर देगा, यानी क्या हो गए, जो प्रांत थे वो स्वायत्त हो गए, यानी आज़ाद हो गए। इस शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस स्वरूप में किया गया? तो 3 सूचियाँ थी, अभी उन्होंने पढ़ा, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ठीक है, या प्रांतीय सूची, जो आज जो उस टाइम बोल देते थे हम लोग। फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना किस सन 1935, ठीक है। अधिनियम पूछेगा तो 1935, सन पूछेगा तो आपको क्या करना है, क्या करेंगे आप 1937, ठीक है। ये 2 चीज़ें याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में कन्फ्यूज करता है तो ध्यान दीजिएगा। संघीय न्यायालय को कौन कौन से अधिकारिता प्राप्त थी? प्रारंभिक, अपीलीय, परामर्शदात्री, ठीक है। इस शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधान मंडल स्थापित किए गए? 6। अच्छा, वर्तमान में बताइएगा कितने राज्यों में द्विसदनीय विधान मंडल है, ठीक है, जो आर्टिकल 169 का बनाया भी जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है। मैंने इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, आप देख भी सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर मेरा पूरा वीडियो देख रहे हैं तो। आई होप कि आपको यहाँ से सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, ठीक है। अभी मैंने ऊपर पढ़ा आपको। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि अनेकों ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत शासन 1919 द्वारा सांप्रदायिकता निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इसमें किनको और शामिल किया गया? तो 1919 में देखा था, पहले तो हिंदू मुस्लिम थे, बाद में आंग्ल भारतीय ईसाई यूरोपियन और सिखों को शामिल। भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 1937 का प्रांतीय चुनाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार उत्तर प्रदेश में तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान से समझिए और देखते हैं। भारत शासन 1935 के अधीन फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव कराए गए। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से पहला क्वेश्चन, यहाँ से पहले आपको यही मिल जाता है कि किस भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन कब फरवरी 1937 में कितने प्रांतों में चुनाव कराए गए? तो पहले आपको याद होना चाहिए 11 प्रांतों में क्या किए गए? चुनाव कराए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कराए गए। चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई और उसने कुल 1585 सीटों में से 711 सीटें जीतकर 5 प्रांतों में, कौन कौन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और इनके नाम आपको एकदम रटे होने चाहिए, ठीक है। सीट उट ये तो नहीं पूछेगा, बट आपको इतना याद होना चाहिए, कांग्रेस को भारी सफलता मिली, पहली बात, कितने प्रांतों में हुआ? 11, और कौन कौन से प्रांतों में? 5 प्रांतों में इनकी क्या हुई? सरकार बनी। तो कहाँ? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, ठीक है। तो कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया कांग्रेस ने? 5। वह मुंबई, असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। मुंबई प्रांत में कांग्रेस बहुमत के काफ़ी करीब, अर्थात इतनी सीटें नहीं याद करेगा। इस प्रकार कांग्रेस ने कुल 6 प्रांतों में अपनी सरकार। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने कुल कितनी जगह पर अपनी सरकार बनाई थी? देखिए 5 जगह पर तो पूर्ण बहुमत था, लेकिन इसने अपनी पूरी सरकार कितनी जगह बनाई थी? तो 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले तो सीमा प्रांत एवं असम में भी कांग्रेस ने मिली जुली सरकार बनाई। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार गठित हुई। सिंध प्रांत में सरकारी आयोग एवं गठबंधन ने से क्या हुई? सरकार गठित की गई। तो मेन फैक्ट मैंने आपको बता दिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रांत के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस क्या हुई थी? विजयी हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ सफलता की संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले सरकार बनाई। इस सरकार में मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ भाई पंत एवं विधि तथा न्याय मंत्री KN काटूस थे, जबकि वित्त मंत्री रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक बार मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, ठीक है, नोट डाउन भी कर दे रहा हूँ। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले सरकार बनाई। इस सरकार में मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, विधि अधिकारी न्याय मंत्री जिनको होता काटूस थे, ठीक है, जबकि वित्त मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई थे।
तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आइएगा बताएं। अब देखिए, लगभग 28 माह तक शासन में रहने के बावजूद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों में निम्न 2 कारणों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया था तथा कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा तथा युद्धोपरांत भारत की स्वतंत्रता की मांग की अपेक्षा की गई थी। ठीक है, तो कई ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कितने माह बाद क्या हुआ था, कांग्रेस ने अपना इस्तीफा दे दिया था सामूहिक रूप से। ठीक है, तो याद रखिएगा 28 माह, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ते होंगे या आपने एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको अच्छे से ये बात पता होगी। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, 22/1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। ये क्वेश्चन हिस्ट्री बैकग्राउंड से कई बार पूछा गया कि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है या किस समय मनाया गया, तो 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। इसमें उसका साथ था डॉक्टर अंबेडकर ने भी दिया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा था अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 1940। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट तथा युद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकतावश ब्रिटिश शासन ने लॉर्ड लिनलिथ को वायसराय के माध्यम से 8 अगस्त 1940, डेट एकदम याद रखिएगा, ये 8 अगस्त 1940 आपको याद करना। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940, डेट भी आपको याद करते चलेंगे, कुछ चीज़ें डेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछे थे। ठीक है, तो 8 अगस्त 1940। आगे बढ़ते हैं। कोई एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, पूछा था ना अगस्त प्रस्ताव कब आया। ठीक है, तो याद रखिएगा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। भारत का संविधान बनना भारतीयों का अपना अधिकार और युद्ध की समाप्ति, देखिए युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स थे, बस पढ़ लीजिए, आपकी एक तरह से हिस्ट्री तैयार हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इस पर असंतोष व्यक्त किया। जहाँ कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं चाहती थी, वहीं मुस्लिम लीग अपनी भारत विभाजन की मांग पर अड़ी थी, अतः अगस्त प्रस्ताव असफल रहा। कांग्रेस में अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध से अपने को अलग साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार, असम, महाराष्ट्र से शुरू किया गया। इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जो अगर आप हिस्ट्री जब पढ़ाया जाएगा तो आपको वहाँ भी चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, कब, 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम जो महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे, आचार्य विनोबा भावे, तथा दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें, ठीक है, तो आप दोनों जी याद रखिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, या दिल्ली चलो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, तो दोनों के मायने एक ही होंगे। ठीक है, सन आप याद करिएगा 17 अक्टूबर 1940 को। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते। क्योंकि ये व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों चालू किया गया, क्योंकि उसके पीछे कारण क्या था कि भारतीयों से बिना पूछे युद्ध में भारतीयों को ढकेल दिया गया। ठीक है, जो आज़ादी मांगना चाहते थे, पूर्ण आज़ादी, वो भी नहीं मिला। और जो अंग्रेज थे, अंग्रेज क्या चाहते, सॉरी अंग्रेज बोल रहा हूँ, जो मुस्लिम लीग था वो अपना अलग विभाजन की बात कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये फेल भी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन 1942, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आप लोग को इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए, क्रिप्स मिशन 1942, भारतीयों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ी जा रही लड़ाई तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला। अब ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि भारतीयों की मांग को और टाला नहीं जा सकता, अतः तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा। कब भेजा, 23 मार्च 1942। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, 23 मार्च 1942 को किसको, स्टेफोर्ड
किप्स को, इसीलिए किप्स मिशन बोला जाता है 1942। किस मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आज़ाद थे। ठीक है, अगर पूछे अगर एग्जाम में आधिकारिक वार्ताकार किसे किसे बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को और मौलाना आज़ाद को। 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किस प्रस्ताव में क्या क्या बातें कही गई थी, आइए देखा जाए। याद रखिएगा 23 मार्च 1942। युद्धों प्रांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान निर्माण की स्वतंत्रता दी जाएगी। युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने अथवा न करने की स्वतंत्रता होगी। नए संविधान के निर्माण तथा भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की उसकी मांग नामंजूर कर दी गई। कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध किया, इसलिए किया क्योंकि इसमें भारत को टुकड़ों में बांटने की संभावनाओं के द्वार खोल दिए गए थे तथा सुरक्षा के पक्ष पर कांग्रेस किस प्रस्ताव से असहमत थी। ठीक है, जो किस प्रस्ताव क्या थे, सहमत भी नहीं थी। ठीक है, नहीं सहमत थी। बात को समझिएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मैं बस पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ ताकि अभी थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी आपका इसमें पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी, युद्ध भी चल रहा है, चीज़ें वार्ता भी चल रही हैं, सारी चीज़ें एक ही साथ चल रही हैं। ठीक है, देखिए गांधी जी ने इस प्रस्ताव का बाद की तिथि का चेक, पोस्ट डेटेड चेक का कर चुना कि गांधी जी के शब्दों में कुछ और शब्द जोड़ते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू से इस प्रस्ताव को एक टूटते बैंक के नाम का उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी। ठीक है, डॉक्टर जो पीटीवी सिंधमरैया जो थे उन्होंने कहा था अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण पात्र कहा गया। ठीक है, ये सब पूछा नहीं जाता, जो मैंने पूछा जाता है ये आपको मैंने बता दिया, उसे याद रखिएगा। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, तो कितने प्राप्त किया था, 5 में। अच्छा सा मैंने अभी ऊपर पढ़ा है। 1937 पंजाब में किसके नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई, तो सिकंदर हयात खान। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था, तो पीला बक्सा। नेक्स्ट, चलिए छोड़ दिए, ज़्यादा क्वेश्चन इंपेड बंगाल में क्रमशः छोड़ दिए। सिंध में अब्दुल हसन ने यह भी क्वेश्चन ही पूछा था। हाँ, 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी, तो कितने प्रांतों में बनाई थी, जीती थी पूर्व बहुमत से 5 में, अब बनाई थी 6 में। ठीक है, मुस्लिम 1937 में किस प्रांत में सबसे अधिक सीट प्राप्त की थी, तो बंगाल में। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था, तो जीवी पंत। अभी हम लोगों ने नीचे पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, तो आई होप आप लोग को याद होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, किस मिशन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इसके आगे देखते हैं। प्लीज़ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले अगर आएगा किस प्रस्ताव, अगर आपको अगर क्रम लगाने के लिए पूछे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पहले आता है कृषि मिशन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये नहीं अगर क्रम लगाने के लिए आ जाएगा तो पहले भारत छोड़ो आंदोलन का मिलान कर दिया और फिर उसके बाद किस मिशन को लेकर आइएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी आपको। ये देखते हैं, किस मिशन की विफलता के पश्चात कांग्रेस को विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार से किसी प्रकार की आशा करना क्या है, व्यर्थ है। अतः 14 और 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम पूछा जाता है कि जब किस मिशन जो आया और फेल हो गया, उसके फेल के पीछे कारण हम लोगों ने अभी देख लिया, उस पर चर्चा नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। और ये क्वेश्चन कई बार पढ़ाया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया, तो 14 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया जाता है, प्रस्ताव पारित किया जाता है। इस प्रस्ताव का अनुमोदन कब होता है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट सब याद करते चलना आपको। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक मैदान, ठीक है, में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में किया गया। तो मैंने जितने पॉइंट बताए आपको ये डेट, ठीक है, आपको ये पॉइंट, ग्वालियर टैंक मैदान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको याद करनी। और आगे बढ़ते हैं। इस अधिवेशन में अंग्रेज भारत छोड़ का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगर पूछता है कि प्रस्तावक कौन था, अध्यक्ष कौन थे और कहाँ पे ये सारी चीज़ें की गई, ठीक है, तो वर्धा में। सारी कांग्रेस समिति की बैठक कहाँ होती है, तो वर्धा में। ठीक है, कहाँ पे, तो ग्वालियर टैंक मैदान में। कब, तो 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, प्रस्तुत कौन करते, प्रस्ताव लाते कौन है भारत छोड़ो आंदोलन का,
ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में ही गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। इंपॉर्टेंट रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में गांधी जी ने क्या नारा दिया था, करो या मरो। ये पेपर में आ भी चुका है, बहुत सारे पेपर में आया हुआ, अभी आपने पेट का एग्जाम दिया था तो शायद इसमें उस पेपर में पूछा गया था, ठीक है। आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। एक अगस्त प्रस्ताव आपने पढ़ा था, ये अगस्त क्रांति, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और कई बार लोग इसी डेट में कन्फ्यूज होते हैं कौन सा अगस्त प्रस्ताव कौन सा अगस्त क्रांति है, ठीक है। तो 9 अगस्त 1942 को इस अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। तो 8 अगस्त को क्या हुआ, कमेटी ने ग्वालियर टैंक मैदान जिसकी अध्यक्षता की, जहाँ पे प्रस्ताव रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और ये पारित कब हो गया, तो 9 अगस्त को अगले दिन, ठीक है, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन से भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है भारत में, ठीक है, क्योंकि क्रिप्स मिशन फिर आता है उसके बाद से वेवेल योजना। देखिए क्रम से पढ़ा रहा हूँ, क्रम ही आपको याद रखना, यही आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि जो आजकल क्वेश्चन बनाए जाते हैं हिस्टोरिकल के, देखिए हिस्ट्री में तो कुछ बता सकते नहीं है, कोई नया फैक्ट तो आ नहीं सकता है, तो क्वेश्चन को टफ बनाने का एक ही तरीका होता है कि मिलान करने वाली चीज़ें दी जाए, यानी तो बहुत अंदर से चीज़ें आपसे पूछ ली जाए, ठीक है। जैसे डेट डाल के पूछ लिया जाए, आपको 1942 1942 तो याद है, अब पूछ देगा किस डेट को पारित हुआ है, किस दिन प्रस्तुत हुआ, तो पारित हुआ 9 को, प्रस्तुत किया गया 8 को, तो 8 अगस्त 1942 से पता होना चाहिए, 9 अगस्त 1942 से पता। अब इसमें कन्फ्यूज होगा, करे क्या होगा, या 9 अगस्त दे देगा, इस तरह से डेटें बढ़ा देते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा एग्जाम में। चलिए देखते हैं वेवेल योजना। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल को भारत क्या बनाया गया, बादशाह बनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। वेवेल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने तथा अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए एक विस्तृत योजना 14 जून 1945 को क्या प्रस्तुत किया, जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। इसकी प्रमुख बातें भी देखेंगे, तो मेन पॉइंट देखिए, लॉर्ड लिनलिथगो फिर के स्थान पर कौन आता है, लॉर्ड वेवेल को भारत का क्या बनाया गया, वायसराय बनाया गया, और ये वायसराय बने और ये इन्होंने क्या लेकर आते हैं, एक वेवेल योजना लेकर आएंगे, एक प्रस्ताव लेकर आते हैं। अब आइए देखा जाए इनके क्या क्या प्रस्ताव होते हैं। अगर आप IAS के एग्जाम देते हैं तो ये सारे प्रस्ताव आपको पते होने चाहिए, ठीक है। अगर आप PCS के एग्जाम देते हैं तो कथन कारक में कभी कभार पूछ लिया जाता है। अगर आप RO या अन्य स्टेट PCS का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आइए देखते हैं, केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद वायसराय तथा सैन्य प्रमुख अतिरिक्त से सभी सदस्य भारतीय होंगे और प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा, इन्होंने प्रस्ताव रखा। कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उन्होंने प्रस्ताव में क्या कहा था। देखिए इस पर स्टार लगा हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार ध्यान दीजिएगा। कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, वीटो पावर अच्छे तरह से पता होगा। द्वितीय विश्व युद्धोपरांत भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निरुद्ध सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। अब देखिए वेवेल योजना आ गया, अब सर्वदलीय योजना, अब वेवेल योजना आ गया, अब यहाँ पर सर्वदलीय योजना शिमला में बैठक होगी, ठीक है। देखिए 25 जून से 28 जुलाई 1945 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, ठीक है, का नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि किसने प्रतिनिधित्व किया शिमला समझौता में, तो याद रखिएगा अब्दुल कलाम आज़ाद ने। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार 4 ऑप्शन दे देता है, उसमें पूछता है कि कौन शामिल हुए कौन शामिल नहीं हुए, तो ये ध्यान दीजिएगा इसमें गांधी जी सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेगी, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। फलतः 14 जुलाई को वायसराय ने शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया, क्योंकि सम्मेलन में कांग्रेस जहां अखंड भारत की मांग कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अपनी जीत पर अड़ी रही, ठीक है। तो शिमला समझौता फेल हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। अब शिमला समझौता फेल होता है, अब देखिए कब, 1945 में। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं यहीं पर आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। आइए देखते हैं कितनी चीज़ें आपके दिमाग में हो गई हैं, आप थोड़ा क्वेश्चन को समझते भी चलेंगे। और आगे जो मैं क्वेश्चन इसके जस्ट एक पार्ट कंप्लीट होने के बाद मैं कल 100 क्वेश्चन का एक पूरा भारतीय संविधान के विकास क्वेश्चन बनाऊंगा। आप 100% अटेम्प्ट कीजिए,
उसे आप देखिए कितना आप कर पाते हैं। आई होप आप जितना ज़्यादा अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पे आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। और विश्वास कीजिए, आप 10 में आउट ऑफ 10 को अगर आता है अगर पेपर में, तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे। चलिए देखते हैं। संविधान निर्माण है तो संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया? तो 1942 में। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1942 में। किस मिशन को किसने उत्तराधिकार चेक कहा था? तो महात्मा गांधी। पढ़ लिए। किस मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों स्वीकार कर दिया? क्योंकि उसमें विभाजन की बात उन्होंने नहीं की थी। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? ठीक है, अभी देखिए पूछ लिया 1946 में। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनके नाम याद रखिएगा। ये अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आजकल इनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, 4 नाम दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन नहीं थे या कौन इनमें से एक हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल सबसे ज़्यादा एग्जाम हॉल में, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी जो थे अलेक्जेंडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किया जाना का प्रावधान था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक। ठीक है, याद रखिएगा, वर्तमान कंडीशन भी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया जाता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन में सामान्य जो मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन थे? तो सामान्य मुस्लिम और सिख। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? तो 389। अभी आगे हम लोग देखेंगे। कौन ऐसी रियासत है जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? तो हैदराबाद। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी चीज़ें आती हैं आपके एग्जाम में, तो थोड़ा पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ मैं आपको। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कितने सदस्य थे? ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। प्रांतों को कितने समूहों में बांटा गया था? तो 3 समूहों में। ठीक है, बस बाकी ज़्यादा इसमें पूछता नहीं है। ठीक है, जितना पूछा जाता मैंने आपसे बता दिया। अब देखते हैं हम लोग कैबिनेट मिशन। आइए देखा जाए। अब यहाँ से एक नया चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एक फेल हो गया शिमला समझौता, तो भैया बैठक हुआ, फेल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन क्या करती है? ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध उपरांत या द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाता है, ब्रिटेन में 1945 में आम चुनाव में सर क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पुरानी सरकार आ जाती तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता। ठीक है, अगर हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1945 में क्या होता है कि चुनाव होता है और चुनाव में कौन आते हैं? सर क्लेमेंट एटली आते हैं, जो लेबर पार्टी को उदारवादी दृष्टिकोण वाले नेता रहते हैं। ठीक है, अब देखिए 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों के एक 3 सदस्यीय मिशन, ठीक है, जिसके सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर थे, तथा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। ठीक है, शिमला समझौता में भी ये भी जो क्रिप्स मिशन आता है उसमें भी ये थे, और ये जो आपका कैबिनेट मिशन जो तैयार किया जाता है इसमें भी यही सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तथा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। मार्च 1946 में भारत भेजा गया। कब भेजा जाता है? 1946 में। ये आपके पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका याद रखना है। ठीक है, 1946। आइए आगे बढ़ते हैं। मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। 26 मई 1946 को मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत किया। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान थे। प्रावधान को अच्छे से देखिए। ठीक है, भारत एक संघ होगा जिससे ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें क्या होंगी? इसमें शामिल होंगी। ठीक है, पॉइंट दीजिएगा। संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होगी। ठीक है, भारत की एकता बनाए रखी जाए, इसके लिए मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा न कि वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। ये देखिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है और कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं। उनको लगता है कि उस टाइम क्या हुआ था कि चुनाव कराया गया यानी वयस्क मताधिकार पे चुनाव हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा क्या किया गया?
क्यों किया गया? देखिए, संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना था। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा, जो वहाँ के प्रमुख समुदायों के मध्य उसकी जनसंख्या के अनुपात में विभक्त होगा। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आपके आमतौर पर। ठीक है, जो पूछा जाता है मैं आपको बता, देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव समझौता समिति वगैरह वगैरह ये सब छोड़ दी, ये सब नहीं पूछा जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ से संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई, क्वेश्चन पूछा गया है। वनडे एग्जाम का तो भैया फेवरेट है। ठीक है, नंबर जो इस तरह होते हैं पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कितने 389, जिससे ब्रिटिश प्रांतों से 292, देशी रियासतों से 93, चीफ कमिश्नर से 4 प्रतिनिधि थे। ये सभी आपको याद रखने हैं। ठीक है, निश्चित किए 389 ब्रिटिश प्रांत से, 292 देशी रियासतों से, 93 था चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि थे। ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों में वगैरह वगैरह तो विभाजन था। बाकी आप यहाँ से मत याद कीजिएगा, ना ही आप देखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। ये देखिए, हैदराबाद जो है एक ऐसी रियासत जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ऊपर मैंने आप लोग बता दिया था, जो परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था उसमें मैंने इसको बताया था आपको, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन बोला हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, अब अंतरिम सरकार यहाँ पे बनाई जाएगी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। तो देखिए किसने दिया, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस जो अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू का अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया था। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। कब? 24 अगस्त 1946। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई, जिसका अध्यक्ष वायसराय वेवेल तथा जबकि उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू सहित परिषद में कुल 13 सदस्य थे। तो कितने सदस्य थे? 13 सदस्य। याद रखिएगा, कुल सदस्यों की संख्या पूछी जाती है तो आपको याद होना चाहिए कितने सदस्य थे, 13 सदस्य। प्रारंभ में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई, किंतु लॉर्ड वेवेल के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 मुस्लिम लीग भी सरकार में क्या हो गई, शामिल हो गई। अब देखिए अंतिम मंत्रिमंडल में कौन थे, वायसराय वेवेल अध्यक्ष, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष, विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक, गृह और सूचना तथा प्रसारण, जान मथाई, उद्योग आपूर्ति, रक्षा, सरदार बलदेव सिंह, इंपॉर्टेंट, राजगोपालाचार्य, शिक्षा। देखिए यहाँ से कई बार वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, अरुणिमा अशरफ अली रेलवे एवं परिवहन, श्रम जगजीवन राम, ठीक है, लियाकत अली खान वित्त। तो ये सारे नाम एक बार आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके काम आ जाएगा। ठीक है, देखिए IAS में पूछा गया है, लोअर PCS में पूछा गया है, UP PCS में पूछा गया है, तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। परिषद के 3 सदस्य सैयद अली जाहिर और शरद चंद्र बोस तथा सर सफ़ात अहमद खां को मंत्रिपरिषद से हटाकर लीग के 5 प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें मंत्रिमंडल वगैरह वगैरह। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, आप परीक्षा के दृष्टिकोण से बस देख लेते हैं। प्रिवी काउंसिल से आप क्या समझते हैं, वह परिषद जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट के मूलतः शासन कार्यों को संचालित हेतु चुना था। ठीक है, क्वेश्चन है, समझ सकते हैं। संविधान सभा में संविधान प्रतिनिधि किस प्रांत के थे, संयुक्त प्रांत से 55। देखिए जो जिस प्रांत से होगा वो याद कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर उसी प्रांत का। द्वितीय तिथि स्थानांतर क्रमशः मद्रास, उसके बाद से बिहार। ठीक है, जब बर्मा को अलग किया गया तो बनाया गया ना, तो ये सारी चीज़ें याद रखिए, उड़ीसा बिहार ये सारी चीज़ें। आई होप आप लोग ऊपर से अगर पढ़ते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नहीं समझ रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो मैं कल कराऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था, तो बंगाल के पूर्वी भाग से। यहाँ तो डॉक्टर अम्बेडकर को 1946 के चुनाव में बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, किंतु भारत के विभाजन प्रांत वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जब बनाया गया। ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट कांग्रेस के MR जयशंकर से रिक्त कराकर उपचुनाव द्वारा अम्बेडकर को पुनः संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था, क्योंकि जो संविधान सभा का सदस्य होगा वही संविधान जो बनाएगा। इस तरह की चीज़ें थी, तो इस तरीके से उनको जो पूर्वी पाकिस्तान में जो चला गया वहाँ से उनको हटा के फिर वहाँ पर लाया गया जाता है, और फिर उनको चुनाव जिता के संविधान सभा में लाया जाता है। ये चीज़ बस ध्यान में रखिएगा, आपको बस इतना याद होना चाहिए। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई, बंगाल। ठीक है,
प्रधानमंत्री एच.एस. सोहरावर्दी थे। ठीक है। डोमिनियन स्टेट से क्या आशय था? ठीक है। डोमिनियन का शाब्दिक अर्थ था शासन करना तथा शासित प्रजा था। ब्रिटेन की सामग्री यानी महारानी का स्वदेश तथा विदेश स्थित वह क्षेत्र जिस पर उसका शासन था। डोमिनियन की संज्ञा से अभिप्राय किया जाता है कि वर्तमान में डोमिनियन की जगह राष्ट्रमंडल सदस्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? वह मुस्लिम समुदाय के लिए क्या कर चाहती थी? अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान सभा में रियासतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियासत का था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा था मैसूर, द्वितीय स्थान पर था ट्रावनकोर। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन। ठीक है। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का विचार प्रतिपादक सर्वप्रथम इंग्लैंड के सामंतवादियों और सर हेनरी मेन ने किया था। थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो टीजीटी पीजीटी नेट की भी तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आइए आगे देखते हैं। ठीक है। तो सामंतवादियों हेनरी और सर हेनरी मेन ने दिया था, किंतु इसको व्यवहारिक रूप में सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया था। कहाँ पर सर्वप्रथम अपनाया गया था? अमेरिका और फ्रांस में। बाद में संविधान सभा के सिद्धांतों का आदर्श सर्वप्रथम तिलक के निर्देशों में तैयार 1895 में स्वराज विधेयक में होता है। ठीक है। याद रखिए स्वराज विधेयक कौन किसके द्वारा? तिलक। 1942 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा ही की होगी। 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा। 1924 मोतीलाल नेहरू कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, ने ब्रिटिश सरकार के समूह संविधान सभा के निर्णय जो निर्माण की मांग प्रस्तुत की, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. राव ने किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट भी है। जो लोग भी हैं इसे याद कर लेंगे, एम.एन. राव। ठीक है। जैसे लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप देने का कार्य किया। 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने किया। समय समय पर कांग्रेस भी इस मांग को उठाता रहा। ज्ञात होगी सर्वप्रथम 1921 मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्टता स्वीकार किया, परंतु 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सका। भारतीय संविधान सभा के बारे में ब्रिटिश विधिशास्त्री जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, बहुत पुराना। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। ठीक है। न अप्रत्यक्ष हुआ, न कि प्रत्यक्ष रूप से। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित किया जा चुका है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होंगी? 389। ऊपर मैंने बताया था, याद रखिएगा नंबर। इसमें से 290 पद हैं ब्रिटिश प्रांत भारत के 11 प्रांतों से, 4 चीफ कमीशन प्रांत दिल्ली अजमेर, ठीक है, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान वगैरह। ठीक है। तब ये यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं? अब यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लीजिए, आपके काम आ जाएगा। संयुक्त स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में संविधान सभा के जो निर्माण की मांग की गई थी। कांग्रेस ने अपने 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन में उक्त मांग को स्वीकार किया। 1939 के त्रिपुरा मध्य प्रदेश, ठीक है, अधिवेशन में कांग्रेस ने इस मांग को दोहराते हुए इस आशय का प्रस्ताव पारित किया कि एक स्वतंत्र देश में संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा होगी। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। देख लीजिएगा इतने लोग सदस्य थे। इसकी शॉर्ट लेकर आप पढ़ सकते। कई देखिए जितना स्टाफ बनाया, नाम पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, गोपाल स्वामी अयंगर, गोविंद वल्लभ भाई पंत, अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है, जे.बी. कृपलानी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित हृदयानंद कुंजन। ठीक है। जितने स्टार लगे उनको आप अच्छे से देख लेना। तो उस पर के.टी. शाह, ठीक है, डॉक्टर जयशंकर, टी कृष्णाचार्य, मशानी, ठीक है, तो ये सब नाम थे। बी.एल. मित्रा थे। ठीक है। खेतान। महिलाएं कौन कौन सी थी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, इनका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजकुमार अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, ये भी एग्जाम कई बार पूछी गई हैं। ठीक है। हंसा मेहता। आइए देखिए, दक्षिजाई बेलायुन, ठीक है, मद्रास से। तो ये लोग थे जो संविधान सभा में चुने गए।
आइए आगे बढ़ते हैं, ये सब छोड़ देते हैं, यहाँ से आपके कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा देखिए, यहाँ तो संविधान सभा का एक बहुदलीय निकाय थी जिसमें फ्रैंक एंथोनी ने एंग्लो इंडियन तथा पीएच मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहली बार 1946 चुनाव में पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, किंतु बाद में भारत विभाजन के बाद तो सारा कहानी आप समझ ही गए। मुंबई लाके मुंबई प्रेसिडेंसी ये पूछा जाता है, तो अम्बेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट से कांग्रेस के M.R. जयकर से त्यागपत्र दिलाकर रिक्त कराया गया था, ठीक है, और फिर उनको उस पर जिताया गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको काम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसे प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, कभी एग्जाम आया तो समझिए कि दोनों फेमस व्यक्ति थे तो संविधान सभा के सदस्य थे, तो ना मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, और ना महात्मा गांधी थे, सदस्य नहीं थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। संविधान सभा अपनी स्थिति कमजोर देखा मुस्लिम लीग ने अलग संविधान सभा की मांग की और निर्वाचित संविधान सभा के बहिष्कार का निश्चय किया 9 दिसंबर 1946 को। देखिए यहाँ से हिस्टोरिकल चीजें फिर शुरू होंगी। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में लीग के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए, अतः संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल 208 सदस्य उपस्थित हुए, ठीक है। यहाँ तो कि संविधान सभा की उक्त बैठक दिल्ली में हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। आई होप कि टेट में कुछ इसी वजह से 1-2 नंबर का हेर फेर भी हुआ था, ठीक है, उत्तर प्रदेश टेट में। तो ध्यान दीजिएगा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में संपन्न हुई, तब अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित हुए, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दो नाम आप याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरा नाम दूसरा डेट ये याद रखिएगा, तीसरा ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष को बनाया गया तो भीमराव अम्बेडकर, आई होप सबको पता होगा, जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं और जो नए होंगे तो उनका ये नाम हमेशा याद होना चाहिए। जिसका निर्वाचन कब हुआ था? 24 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता की क्या की गई, संज्ञा दी गई। तो इंपॉर्टेंट है, जितने मैंने फैक्ट बताएं आपको याद होने चाहिए। चलिए आइए परीक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं टिक करता जाऊँगा, अब नोट करते जाइएगा या ध्यान से बस सुनते जाइए, ठीक है। अब बस ध्यान से सुनिए, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई, उसके क्या परिणाम थे। तो देखिए, अभी देखिए क्या होता है, 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी में, किंतु मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। और यहीं पर पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो 11 दिसंबर को बनाया गया, किसे, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। देखिए डेट आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ये डेट में ही कन्फ्यूजन पैदा होता है, ठीक है। 9 दिसंबर फिर 11 दिसंबर, ठीक है, और अस्थायी और अस्थायी, ठीक है। आई होप दोनों बातें आप समझ गए होंगे। यदि कांग्रेस विभाज्य स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते, किसने कहा था, सरदार पटेल ने। सरदार पटेल का कथन है कि यदि कांग्रेस विभाज्य जो स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर क्या होता, बहुत सारे पाकिस्तान बनते, ये सरदार पटेल जी का कथन था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो देख लीजिए 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान की कुल 3 प्रति जो थी उस पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया, 14 अगस्त 1947, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत लोग एग्जाम में कंफ्यूज जाते हैं, दे देता है 24 जनवरी 26 जनवरी, तो कई लोग तो 26 जनवरी मार के चले जाते हैं, कई बार देखिए 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1949 भी दे देता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 49 नहीं है 1950 है, ठीक है, ना कि 49 करके चले जाते हैं लोग, कई बार गलतियाँ होती हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग गलत करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, बट डेट आपको याद होनी चाहिए, थोड़ा सा एक बार आप डेट फिक्स कर लेंगे दिमाग में तो आपका एग्जाम में बहुत मदद करेगा। आइए देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं 26 नवंबर 1949 मार देते हैं, तो ये भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं।
मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ एक भाग में थे? अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। 395 अनुसूचियाँ अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग। वर्तमान में चीज़ें बदल चुकी हैं, 400 प्लस हो चुका है, 12 अनुसूचियाँ आ चुकी हैं 22 भाग से। अभी चौक की जगह 22 भाग दे देता है, कई बुकों में देखो तो 24 भाग भी दे देता है। ठीक है, आइए देखते हैं भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान दिया गया? तो 394 के तहत। ठीक है, यह संविधान के प्रारंभ के बारे में है, जिसके अनुसार कुछ उपबंध तुरंत अर्थात 26 नवंबर 1949 से और शेष 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे यानी लागू होंगे। बाद में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। उल्लेखनीय है कि संविधान को अंगीकृत करने की तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, लोग नया डेट लगते हैं सोचने, तो 26 जनवरी नहीं मानना, 26 नवंबर ही मारिएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, विधि दिवस। आइए आगे बढ़ते हैं। माउंटेन बेटी योजना, माउंटेन बेटन योजना जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना थी। आइए इसके बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होंगे। और प्लीज़ अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, यहाँ कंप्लीट पॉलिटी में चलाऊँगा। ठीक है, बाकी मैथ धीरे धीरे सारी चीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। आइए देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतिम सरकार हेतु आमंत्रित किए जाने के विरोध में मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, किसने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया और किस डेट को मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को। क्यों मनाया? ठीक है, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना का क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू का अंतिम सरकार हेतु आमंत्रित किए जाने के विरोध में। तो कथन और कारक दोनों याद रखिएगा, कुछ और आ जाए तो कुछ मत कर दीजिएगा। ठीक है, पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम देंगे आपको हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं। बाद में अंतिम सरकार में शामिल होकर उसने गतिरोध उत्पन्न किया तथा संविधान सभा की प्रथम बैठक से अनुपस्थित रहकर यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय एकता बनाए रखना अब संभव नहीं है। अतः तत्कालीन परिस्थिति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमर्स में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 के पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप देगी। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब सत्ता किसे मिल जाएगी? भारतीयों को मिल जाएगी। कब? 30 जून 1948 के पूर्व। इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ध्यान देकर चलिएगा। और फिर आपको दूसरा 16 अगस्त को। ठीक है, ध्यान देना है। आगे बढ़ो ना, चलिए देखते हैं। सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटेनबेटन को व्यवसाय के रूप में भारत भेजा जाता है। ठीक है, किसको भेजा गया? वेवेल के स्थान पे लॉर्ड माउंटेनबेटन को। 24 मार्च 1927 को भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आए तथा विभिन्न नेताओं के विचार विमर्श करने के बाद लंदन चले गए। वहाँ ब्रिटिश सरकार के सामने पेश विभाजन की अपनी योजना प्रस्तुत की। योजना पर सहमति प्राप्त कर 31 मई 1927 को वापस आ गए। 3 जून 1947 को माउंटेनबेटन ने अपनी नीति विषयक बयान जारी किया, जिसे माउंटेनबेटन योजना कहा जाता है। 3 जून योजना या माउंटेन योजना या बाल्कन प्लान की संज्ञा दी गई। अब ये तीनों चीज़ एक ही हैं, तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, 3 जून 1947 माउंटेनबेटन ने अपनी नीति विषय बयान जारी किया, जिसे माउंटेनबेटन योजना कहा जाता है। 3 जून योजना भी कहा जाता है, मन बाटन योजना कहा जाता है और बाल्कन प्लान की संज्ञा भी क्या कि भी अभिहित किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स एक हैं, ध्यान दीजिएगा। वेवेल के जगह पे माउंटेनबेटन आते हैं और वो ये प्लान प्रस्तुत करते हैं। उस प्लान को लेकर फिर भारत आते हैं। उस प्लान को इस नामों से भी जाना जाता है, माउंटेनबेटन योजना, मनबाटन योजना, बाल्कन प्लान या 3 जून योजना। अगर एग्जाम में है तो कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए देखते हैं। आरंभ में इस योजना का अब्दुल कलाम आज़ाद और गांधी जी ने घोर विरोध किया था, किंतु जब कोई रास्ता बचा नहीं तो हथियार डाल दिए। अब कोई रास्ता नहीं था। गांधी जी ने प्रस्ताव को स्वीकार करने की सलाह दी तथा इस योजना की पुष्टि के लिए आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में 14 जून 1927 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में क्या बैठक हुई, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन को प्रस्तुत किया था तथा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने उसका समर्थन किया। अब ये नाम याद रखिएगा। देखिए कौन किसने किसने समर्थन किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। जब विभाजन की योजना प्रस्तुत की गई, किसके द्वारा? सरदार जो गोविंद बल्लभ भाई पंत के द्वारा जब प्रस्तुत की गई, तो विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने उसका क्या किया था?
समर्थन किया। ज्ञात होगी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सिंध कांग्रेस के नेता तथा चौथराम इटावा पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू और पुरुषोत्तम दास टंडन एवं मौलाना हफीज आदि ने इस बैठक में प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। ठीक है, ये नाम थे मेन नाम जो प्रस्ताव पक्ष में। आज इस बैठक में प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया। ठीक है, तो पक्ष में कौन किया और विपक्ष में कौन किया, तो देख लीजिए। तो डॉक्टर किचलू थे, पुरुषोत्तम दास थे, ठीक है, मिटवाली थे, टंडन थे, मौलाना हाफिजा आदि ने इस बैठक में प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया था। अब पक्ष में कौन कौन किए थे? खान, ठीक है, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है, कांग्रेस नेता चौथे में, ये सभी विपक्ष में थे। 3 मेन नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद फर्स्ट ने, ठीक है, जो पक्ष में करते हैं वोट। दूसरा वल्लभ भाई पटेल, तीसरा जवाहरलाल नेहरू। ये लोग पश्चिमी समर्थन में क्या करते हैं? वोट देते हैं। और जो सीमांत गांधी थी, कई बार इनका देखिए ये पॉइंट इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कई बार एग्जाम में, कौन पक्ष में किया कौन विपक्ष में किया। बस इस चीज़ को ध्यान में आपको बस एक याद कीजिए कि कौन पक्ष में दिया, बाकी जितने होंगे उनको विपक्ष में डाल दीजिएगा, आराम से आपका आंसर तैयार हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा विभाजन प्रस्तुत अनुमोदित किए जाने को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा था। ठीक है, बाकी देख ली योजना के तहत प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत को 2 संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान में विभक्त किया जाएगा, पंजाब तथा बंगाल के विभाजन को लेकर जनमत संग्रह कराया जाएगा, तो वगैरह बहुत सारी बातें कही गई थी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इतिहास हिस्ट्री बढ़कर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, आइए देखते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने योजना को मंजूर कर लिया। अतः ब्रिटिश संसद ने इस योजना के मूर्त रूप देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। तो किसको? ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। ठीक है, बाकी में कौन कौन थे तो नाम आपने देखे। अंतिम सरकार गठन किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन। आई होप आप लोग को अब याद हो गया होगा। अंतिम सरकार गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग सरकार में कब शामिल हुई? तो 26 अक्टूबर 1946 को। अंतिम सरकार का उपाध्यक्ष किसे? जवाहरलाल नेहरू को। अंतिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान दीजिएगा। अंतिम सरकार में लीग द्वारा नामित विधि मंत्री कौन थे? तो जोगेंद्रनाथ मंडल। अभी देखा था भारतीय संविधान भारतीय इच्छा अनुसार ही होगा, किसने कहा? महात्मा गांधी ने। क्या भीमराव अम्बेडकर तथा अब्दुल कलाम आज़ाद को सितंबर 1946 में गठित अंतिम सरकार में शामिल किया गया था? तो नहीं। ठीक है, सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार का प्रतिपादन किसने? तो एम एन रॉय ने। इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट मैं क्लिक करता चल रहा हूँ। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946। इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के चुनाव कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1946 में। कुल कितने स्थानों पर चुनाव हुआ? तो 296, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। कांग्रेस कितनी सीटों पर जीती? ये भी नहीं पूछा था आपसे। किस योजना द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया? तो माउंटेन बेल्ट योजना। जून 1947 द्वारा अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा क्लीमेंट एटली ने जून में कर दिए थे, 30 जून को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, याद रखिएगा। ठीक है, कई बार यहाँ पर भारत शासन अधिनियम दे देता है, भारत शासन अधिनियम 1947, तो ध्यान दीजिएगा स्वतंत्रता अधिनियम है। ठीक है, आप कुछ यहीं पे यही देखिए, पॉलिटी में सबसे ज़्यादा वर्ड का खेल होता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पाए थे? 18 जुलाई 1947। ठीक है, तो देखिए भारत शासन अधिनियम पढ़ते पढ़ते स्वतंत्रता अधिनियम मत भूल जाइएगा। तो 1947 क्या है? स्वतंत्रता अधिनियम है। जो जहाँ आप फंसते हैं उस चीज़ों को मैं आपको नोटिफाई कर दे रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या क्या चीज़ें थी। माउंटेन बेल्ट योजना के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता जो विधेयक था 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 15 जुलाई 1947 को तथा उसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित किए जाने के पश्चात 18 जुलाई 1947 को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हो गई। ये आपका पीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है 2014 में। इस अधिनियम द्वारा उल्लिखित प्रावधान क्या क्या थे? 15 अगस्त 1947 2 डोमिनियन राज्य पाकिस्तान एवं भारत की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दोनों राष्ट्रों के लिए पृथक पृथक गवर्नर होंगे, अलग अलग जनरल नियुक्त किए जाएंगे। भारत में माउंटेन बेल्ट को गवर्नर तथा जनरल तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दोनों देशों के अलग अलग संविधान सभा का गठन किया। वर्तमान संविधान सभा ही नए संविधान के बनने और लागू होने तक
विधानमंडल के रूप में क्या करेगी, 1935 एक्ट के तहत कार्य करेगी। किस एक्ट के तहत, अगर क्वेश्चन पूछे कि किस एक्ट के तहत काम करते रहे ये लोग, तो विधानमंडल के रूप में 1935 एक्ट के तहत कार्य करेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देशी रियासतों भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की छूट होगी। ब्रिटिश क्राउन का देशी रियासतों में पर से प्रभुत्व समाप्त कर दिया जाएगा। भारत मंत्री का पद भी समाप्त कर दिया जाएगा। जो भारत में मंत्री पद होता था, भारत मंत्री पद जो ब्रिटेन में बनाया जाता था, तो वो भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, दोनों राज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए दो सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग गठित किया जाएगा। अध्यक्ष कौन होंगे सर, रेडक्लिफ थे। सीमा का विभाजन पूछा था, रेडक्लिफ रेखा किसके किसके बीच है, तो याद रखिएगा, यहीं से नाम निकल आता है। इस आयोग का कार्य पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर दो भागों में बांटते हुए सीमा निर्धारण करना था। 4 सदस्य इस आयोग में, 2 सदस्य कांग्रेस के, 2 सदस्य मुस्लिम के थे। जो मुस्लिम लीग बना था 1906 में। ठीक है, दोनों राष्ट्रीय अपनी संविधान सभा में अपने लिए संविधान निर्माण करेंगे तथा उन्हें कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा। पूर्वी बंगाल, पश्चिम वगैरह वगैरह, असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में था, तहसील भारत के भाग में सम्मिलित होता था। ठीक है, इस प्रकार भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कानून क्रमशः 14 अगस्त 14 व 15 अगस्त 1947 पाकिस्तान तथा भारत नामक दो डोमिनियन, एक दिन पहले इन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर लिया पाकिस्तान वाले। इनको तो बहुत ज़्यादा जल्दी थी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अतः 15 अगस्त 1947 को 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक राज्य डोमिनियन स्टेट का था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। परीक्षा के दृश्य देख लेते हैं। यहीं पे भारतीय सत्ता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, तो लेबर पार्टी। ठीक है, क्लेमेंट एटली, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटेबेटन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, ये और ये। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात वो संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के अनुसार चलाया जाना था, तो 1935। अभी मैंने बता दिया। अब देखिएगा, एग्जाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम पूछेगा और दे देगा आपको 1935 भारत शासन जो अधिनियम था। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन सा होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के विभाजन पुनर्गठन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 324। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसने प्रस्तुत किया था, बाल्कन प्लान माउंटेबेटन योजना के मस्तिष्क का उपज था। ठीक है, बाल्कन प्लान, ठीक है, माउंटबेटन योजना, ठीक है, माउंटबेटन योजना, बहुत 3 नाम से जाना जाता है, 3 जोन योजना, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए पंजाब सीमा और बंगाल आयोग बनाया गया। इन्हें पूछा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन थे, तो रेडक्लिफ। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। बाकी देखते हैं। भारत मंत्री सचिव का पद समाप्त कर दिया 1927 भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। ब्रिटिश सम्राट का देशी रियासतों पर प्रभुत्व कब समाप्त हुआ, तो 1947 में। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था, तो ब्रिटिश जो राष्ट्रकुल के एक अधिराज्य का था। ठीक है, स्वतंत्र पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। ठीक है, तो देख लीजिए अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन कौन थे। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछने के चांस होते हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है समझिए। कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन सिर्फ 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक ही थे। इसके पश्चात कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नियुक्त किए गए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारतीय कौन थे, तो आपको याद रखना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। भारतीय संविधान का निर्माण, तो ये भारतीय संविधान का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, एक एक छोटी छोटी चीज़ें, और यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं एग्जाम में। और प्लीज़ अभी तक चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फ्रेंडों को भी भेजिए ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और आप अगर पूरा पॉलिटी पढ़ाऊँगा और आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो मेरी गारंटी है आपका चाहे PCS के लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, लो लेवल से लेके, यानी अगर 10+2 पास से लेके और PCS लेवल के हर एक एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर करें, अपने फ्रेंडों को भी भेजें। चलिए देखते हैं आगे। भारतीय संविधान का निर्माण, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, में हुआ। सभा के वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कब बैठक हुई प्रथम बैठक, तो ये डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946।
सभा के वरिष्ठतम अध्यक्ष जो थे कौन? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, को सभा का अस्थायी अध्यक्ष, और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया कब? ठीक है, याद रखिएगा। और अब 11 दिसंबर वाला कहानी याद कीजिएगा। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष और वी.आर. राव को संविधान का सलाहकार चुना गया। अब ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करूँगा, इसे आपको याद करना। अगर स्क्रीनशॉट ले सकते तो ले लीजिए। सभा के वरिष्ठतम सदस्य कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा को सभा का क्या बना गया? अस्थायी अध्यक्ष। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और उपाध्यक्ष किसको चुना गया? तो एच.सी. मुखर्जी को चुना गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह सब कहानी 9 को होगी। ठीक है, अब 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष तथा वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो आई होप आप लोग याद कर लेंगे। आइए आगे देख लेते हैं। प्रारूप समिति, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर IAS। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय, देखिए जहाँ संघ आएगा जवाहरलाल नेहरू आप करके चले जाएगा, कोई आपका 1 नंबर फिक्स है। ठीक है, प्रारूप समिति तो आपको याद कर लीजिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इन्हीं को भारत का विधि निर्माता। ठीक है, प्रांतीय संविधान, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करते चलनी है। ठीक है, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो रियासत समिति थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देसी रियासत समिति, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, देख लीजिए। संचालन नियम, ये सब कौन थे? आपके आपके राजेंद्र प्रसाद। और जहाँ मैंने कहा था संघ का नाम आए, जहाँ संघ वर्ड यूज हो तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू कर देना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक का सम देख लीजिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट था मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जून 1947 को स्वीकृति मिली। अब ये पॉइंट जो है आपको याद रखनी है, कभी भी आपको भूलना नहीं है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो संविधान सभा की कार्यवाही के जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव के साथ क्या होता है? प्रारंभ हुआ। और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कब किया गया था? तो 22 को। ठीक है, 13 दिसंबर से कहाँ तक चला गया? 22 जनवरी को चला गया। ठीक है, 1947। ठीक है, तो 46 47, तो 13 दिसंबर 1946 और 22 जून 1947। याद रखना आपको। किस पूछा जाता है जवाहरलाल किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत का पूर्णतः स्वतंत्रता एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। वह अपने संविधान का स्वयं निर्माण करेगा। भारतीय गणराज्य प्रांतों तथा देशी राज्यों का संघ होगा तथा भारतीय संघ और उसके राज्यों में समस्त शक्तियों का मूल स्रोत जनता होगी। अब ये लाइन कई बार पूछा गया है। ठीक है, समस्त शक्तियों का स्रोत किसे माना गया है? तो मूल स्रोत जनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके साथ ही नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी तथा अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए विशेष रक्षक उपायों का संकल्प भी व्यक्त किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया। संविधान सभा द्वारा गठित समितियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रक्रिया संबंधी समिति, ठीक है, एक थी समिति आपकी, इससे बोला गया प्रक्रिया, एक थी विषय संबंधी समिति जिसे प्रारूप समिति कहा गया। ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति, अधिकार सभा वगैरह वगैरह इसमें थे। ठीक है, अब विषयक संबंध में देख लीजिए। प्रांतीय संविधान समिति, मूल संविधान समिति, रियासत समझौता, अल्पसंख्यक, झंडा समिति, जो अभी आप लोगों को मैंने ऊपर बताया। ठीक है, प्रारूप समिति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, फिर थे स्वामी अयंकर, फिर मुंशी, फिर स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, फिर सैयद मोहम्मद थे, BL मित्तल, थोड़े समय बाद हट गए थे और इनके स्थान पर N माधवराव को बनाया गया था। ठीक है, ये कई बार देखिए स्टार लगाया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, DP खेतान, इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिसकी जगह पे आए थे T कृष्णामाचारी थे, वो आए थे। ठीक है, तो ये कोई बार नाम जो लोग बदले हैं उनका नाम पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में।
प्रक्रिया संबंधी समितियां संविधान निर्माण की प्रक्रिया के विषयों को हल करने के लिए गठित की गई थी, जबकि विषय संबंधी समितियां संविधान निर्माण करने वाली समिति थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा अगर हाई लेवल के एग्जाम अगर आप बैठते हैं पीसीएस में तो ये याद रखिएगा। प्रक्रिया संबंधित समितियां संविधान निर्माण की प्रक्रिया के प्रश्नों को हल करने के लिए गठित की, जबकि विषय दो थी ना, अभी ये पढ़ा दो भागों में ऐड किया था, ठीक है। तो जो प्रक्रिया वाली थी वो क्या थी, संविधान निर्माण की प्रक्रिया के प्रश्नों को हल करने के लिए थी, और दूसरा जो विषय वाले थे उनका क्या था, समितियाँ थी संविधान निर्माण करने वाली समितियाँ थी, ठीक है। आप ऊपर जाकर ऊपर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं ध्यान दिया होगा तो। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की परामर्श समितियों में सर्वप्रथम 17 मार्च 1947 को केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को संविधान की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में उनके विचार जानने के लिए प्रश्नों की सूची भेजा था। संविधान सभा के सदस्यों को संवैधानिक पूर्व दृष्टता के नाम से विश्व के विभिन्न देशों के पूर्व 3 प्रांतियों में प्रदान किया गया। सब हिस्ट्री है, ठीक है, इतने संविधान के देशों को वर्णन किया गया है, उनको पढ़ा गया, ठीक है। ये सब चीज़ें हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेन इंपॉर्टेंट देखते हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए, बी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया, जिसमें कुल 243 अनुच्छेद, 243 अनुच्छेद, 13 अनुसूचियाँ थी। याद होगी बी.एन. राव द्वारा तैयार संविधान के मूल पाठ पर विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को किया। ये सारे पॉइंट जो मैंने रेड किए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट में बहुत ही ज़रूरी हैं, आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा बी.एन. राव ने क्या किया, 1947 में संविधान का प्रारूप समिति तैयार किया पहले, ठीक है, जिसमें कुल कितने 243 अनुच्छेद, 13 अनुसूचियाँ थी। अब फिर क्या हो, बी.एन. राव ने तैयार संविधान के मूल पाठ पर विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में क्या बनाया था, 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, ठीक है, जो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। डेट आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति ने संविधान के मूल पाठ पर विचार मतलब उसे 21 फरवरी 1947 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें कुल 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है, कम हो गया। संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप में संशोधन है तो बड़ी संख्या में टिप्पणियाँ, आलोचना और सुझाव मांगे गए थे। लोगों ने बहुत सारा सुझाव दिया था, जिस विचार के पश्चात 26 अक्टूबर 1947 संविधान का प्रारूप समिति ने संविधान सभा के समक्ष रखा था, ठीक है। अब देखिए, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन तो पहले बनाया गया, फिर दूसरी उसको रखा गया डोमेन, पब्लिक डोमेन में, फिर उसमें बहुत सारे नियम आए, फिर उसमें बदलाव किया गया, फिर द्वितीय वाचन किया गया, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये तृतीय वाचन, ठीक है, कब हुआ, 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से आपका फिर से इंपॉर्टेंट चालू होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव डाला, जो प्रस्ताव रखते हैं ये, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है। कब प्रस्ताव पारित होता है तो ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ। इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। अब यहाँ पे 2-3 वर्ड पूछता है, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, तो सभी का एक ही आंसर होगा, ठीक है। अगर पूछे अंगीकृत किया गया, ठीक है, आत्मार्पित किया गया, अधिनियमित किया गया, तो सबका एक ही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। कई बार 26 जनवरी दे देता है तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। आइए देखते हैं, अब देखिए यहाँ से देख लीजिए, श्रीमती सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी, ठीक है। इसमें जो 8 प्रमुख सदस्य थे महिला सदस्यों में, तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखिए। यहाँ से क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से, भारतीय संविधान के निर्माण के निमित्त कुल 11 अधिवेशन हुए, जिसमें 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, जिसमें संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुई। तो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय संविधान के पारित अंगीकृत होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। इस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो बाहर थी कब हुई थी, तो याद रखिएगा ये भी 24 जनवरी 1950 हुई थी। इस दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम
राष्ट्रपति चुना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और संविधान सभा भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का लागू होना। भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम, शॉर्ट नेम, अनुसूची आपको 393 के तहत दिया गया। इसके अनुसार इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 394 इस संविधान के लागू कमिटमेंट होने के बारे में है। ठीक है, इसके तहत 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने की तिथि घोषित की गई। ठीक है, कब घोषित की गई? 26 जनवरी 1950 को लागू होने। उल्लेखनीय है कि संविधान, आइए परीक्षा के दृष्टिकोण बाद में देख लेंगे, थोड़ा इसे कंप्लीट कर लेते हैं पहले। अनुच्छेद के कुछ अनुच्छेद उसके अंगीकार करने की तिथि अर्थात 26 दिसंबर 1949 से तरह से संपूर्ण भाग को 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। और क्वेश्चन पूछता है कि कब कब हुआ, तो कुछ जो थे वो 26 नवंबर 1949 से तरह से संपूर्ण भाग को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 दिसंबर 1949 से प्रभावी होने वाले कुल 16 अनुच्छेद अग्रलिखित थे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, आप देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ऐसे देख लीजिए। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान को अंगीकार करने तथा 26 जनवरी 1950 इसे लागू, ठीक है, करने की तिथि है। तो ये बातें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। और चलिए एक बार परीक्षा के दृष्टिकोण से देख लेते हैं। ये मेन पॉइंट है, ऐसे मैं अच्छे से आपको बताता हूँ, अच्छे से आप नोट करते चलिए, एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और प्लीज़ अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक्स नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इन्हें अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपकी लाइफ में वैल्यूबल इंपॉर्टेंट देता है तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। ठीक है, संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की गठन उस तिथि से माना जाता है जिस तिथि को वायसराय ने संविधान सभा की प्रथम बैठक को बुलाया था। आई होप समझ गए होंगे आप। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। उद्देश्य का प्रस्ताव कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 8। ठीक है, जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था आपने पढ़ दिया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 में 1913 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को उसे स्वीकृत किया गया था। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त, जो एन राव थे जो उनके लिखा था, उसकी दोबारा उसको समीक्षा की गई थी एक तरह से। संविधान प्रारूप समिति के सदस्य जेपी खेतान की मृत्यु के बाद किसे सदस्य बनाया गया था? टी कृष्णाचार्य को। अभी मैंने बताया था, स्टार आया था, पेपर में आ चुका है। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो जहाँ संघ आए मैंने बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको कर देना है, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, कुछ चीज़ें आपको रट के चलनी पड़ेंगी। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ज्ञात हो सरदार पटेल, अल्पसंख्यक और मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे, तो ध्यान दीजिएगा आप। नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया था? तो वी.एन. राव ने कब प्रस्तुत किया था? तो आपका 1947 में। उसी के बाद क्या हुआ था? आपको भीमराव अम्बेडकर ने प्रारूप समिति बना के इसके फिर दोबारा आगे बात चली थी, जो मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, चलिए यहाँ बात करते हैं। भारतीय संविधान के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को। भारत पाक विभाजन पश्चात पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित हुई था। कुछ प्रांतों की प्रतिनिधियों की संविधान सभा से सदस्यता समाप्त हो गई, फलतः वगैरह। तो ये ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता, आपके नंबर आप संख्या जल्दी पूछे नहीं जाते। ठीक है, संविधान सभा द्वारा कुल कितने वाचन हुए? तो 3 वाचन आपको याद रखने हैं। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा कुल कितने अधिवेशन हुए? ठीक है, तो कुल कितने अधिवेशन होते हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, कुल 11 अधिवेशन, किंतु संविधान पर हस्ताक्षर की बैठक को शामिल करने पर 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम में क्या पूछ रहा है। संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श हुआ? तो 114 दिन। ठीक है, भारतीय संविधान को संविधान द्वारा कब अंकित किया गया? तो मैंने अभी आपको बताया, अंगीकृत रहे, अधिनियमित करे। ठीक है, तो आत्मार्पित शब्द का यूज करे, तो आपको सिर्फ एक ही डेट याद रखना है, ये 26 दिसंबर 1949। एक्चुअली कई लोग यहाँ पे जब तक लागू नहीं कहेगा तब तक आपको 26 जनवरी 1950 नहीं करना है एग्जाम में। संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950, जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है,
राष्ट्रपति चुना जाता है। तो इतनी बातें, ये आपका कंप्लीट जो आपका एक तरह से बेसिक जो संविधान का एक पूरा विकास डेवलपमेंट था वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। कल हम लोग इससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन करेंगे, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड को भी बेनिफिट मिले। और मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे 100% कि आपके सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम हॉल में यहाँ से मिलेंगे। अगर आपने पूरा पूरा पॉलिटी अगर यहाँ से कवर किया तो मेरी गारंटी होगी, चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस में बैठे हों या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी, लेखपाल, पुलिस, एसआई, आरआरबी, कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ जिसमें जिसमें भारत का संविधान आता है या भारत की राज्य व्यवस्था वर्ड यूज किया जाता है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज किया जाता है, तो वहाँ पे आपको यहाँ से सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में 100 क्वेश्चन। आई होप आप लोग इसे पढ़ के आएंगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टैकल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कितना करता है। तब तक के जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।